हेलो। हेलो। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मोड देख चुके थे और मीडियन देख चुके थे। आज जो है वो इस सेशन के अंदर मीन जो है उसको डिस्कस करेंगे। मीन जो है वो क्या है? एक तरीके से एवरेज है। अर्थमेटिक मीन, सिर्फ मीन भी लिखा जाए तो भी अर्थमेटिक मीन ही माना जाता है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी जो है वो यही है, अर्थमेटिक मीन x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। 10वीं तक हिंदी मीडियम थे तो उसमें से कुछ फॉर्मूले जो है वो याद है, जिनमें से ये एक मुख्यतः फॉर्मूला है, राशियों का योगफल बट्टा कई स्टूडेंट जो वो ज़्यादा ही बोलते हैं कि सर हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है। देखो ऐसा कोई खास फर्क पड़ता नहीं, आप हिंदी मीडियम है चाहे इंग्लिश मीडियम है, मन से अगर वहम निकाल दे तो इसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। अगर आप मन में इसको डर रखेंगे कि इंग्लिश मीडियम मतलब ये वो, तो ज़रूर डर लगता है, बाकी बेसिकली आराम से समझ पाते हैं हिंदी या इंग्लिश, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। देखो जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्लियर है। अब इसमें क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सब का टोटल कर दो, 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 डिवाइडेड बाय कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 और 6। 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 डिवाइड बाय 6, 7.5। क्लियर, बहुत सिंपल सही है। और अगर ऐसा होता 5 5 5 6 6 6 7 9 और 10, अगर इनका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना होता तो कैसे कैलकुलेट करते, वही 5 + 5 + 5 + 6 + 6 + 6 + 7 + 9 + 10 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 + 5 + 5 + 6 + 6 + 6 + 7 + 9 + 10, 59 डिवाइडेड बाय 9, 6.55। सर ये तो हमें ऊपर ही समझ आ गया था, ये वापस यहाँ क्यों किया। ये अगर आपकी डिस्क्रीट सीरीज होती तो इसको कैसे लिख सकते थे, 5 6 7 9 और 10। 5 में कितने, 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी, 3, 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी, 3, 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी, 1, 9 की 1 और 10 की 1। तो यहाँ पर क्या करते हैं, f इंटू, हाँ इसमें भी आएगा, 5 × 3 15, 6 × 3 18, 7 9 और 10, 15 + 18 + 7 + 9
प्लस 10 59। 59 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हो गए 3 3 6 7 8 और 9। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। क्लियर है भाई। ये जो है इंडिविजुअल सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज में कोई खास फर्क होता नहीं है। इंडिविजुअल जो है उसको थोड़ा सिंपल फॉर्मेट में लिखता है, बाकी और तो कुछ भी नहीं। ये इंडिविजुअल सीरीज है, इसको इसने डिस्क्रीट सीरीज में लिखा है। 3 फ्रीक्वेंसी मतलब 5 3 बार है, मतलब 5 × 3 15 लिखना है। ठीक है, 6 3 बार है मतलब कि 18 है। क्लियर है? नहीं, पेपर 1 का नहीं आएगा। हम जिसमें एक्सपर्ट है वही करेंगे। कॉमर्स पार्ट में एक्सपर्ट है, कॉमर्स पार्ट ही कवर करेंगे। 59 डिवाइडेड बाय 9 ये इस तरीके से किया जा सकता है। क्लियर है? अब इसमें क्या करते हैं, कई बार क्या होता है, जैसे नॉर्मली पॉइंटों में होता है तब करते हैं, बाकी यूँ ही मैं आपको समझा देता हूँ। किसी को और अगर करना है, जैसे ये है 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इसका अगर अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक तो ऑप्शन है कि 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6। 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 45 डिवाइडेड बाय 6 45/6। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है, जैसे इसमें से कुछ कॉमन ले लो। कॉमन ले लिया, जैसे आपने 5, जैसे जिसको कहते हैं अज्यूम्ड मीन, कि किसी को एक को मान लीजिए कि यही मीन है, तो अज्यूम्ड मीन मान लिया 5। तो फिर 5 का और सब पूरी सीरीज है उसमें से 5 जो वो हटा दीजिए, तो ये हो गया 0 1 2 3 4 और 5। अब फिर इस केस के अंदर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अज्यूम्ड मीन जो भी है प्लस वही, इसे dx कहा जाता है, अपॉन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 है। तो यहाँ पर कितना हो गया 5 + dx कितना हो गया 0 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये हो गया 15 डिवाइड बाय 6। ऊपर वाले में करें तो 45 डिवाइड बाय 6 कितना आ रहा है 7.5, और यहाँ करेंगे तो 5 + 15/6 2.5 7.5। तो ये दोनों तरीके से कर सकते हैं। बस इसमें आपने किया क्या है, कुछ भी नहीं किया है। इसमें थोड़ी सी आपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसमें से कोई एक कॉमन किसी को एक को मान लिया कि ये एज्यूम मीन है, और उससे जितना डेविएशन मतलब जितना डिफरेंस है वो कैलकुलेट करके उनका टोटल करके उसमें नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी करके वो एज्यूम मीन में ऐड कर दिया। कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ऐसा कब करते हैं, इसे शॉर्टकट मेथड कहते हैं। ये कब करते हैं, अगर जैसे पॉइंटम हो जाए ना कैलकुलेशन, जैसे कि ये सीरीज है 7.5 8.3 और 9.15 15.10, ऐसा अगर हो तब थोड़ी कैलकुलेशन अगर हार्ड लग रही हो तो उसमें से क्या कर देते हैं, थोड़ा इजी कर देते हैं। जैसे आपने 10 को कॉमन ले लिया, तो ये 10 में 7.5 में से 10 गए, तो फिर ये क्या हो जाएगा माइनस का 2.5, ये माइनस का 1.7, माइनस का 0.85 और ये प्लस का 5.10। तो ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये थोड़ा इजी है जोड़ना वगैरह, तो इस तरीके से कर। एक दिन अपन अलग से इसका सेशन रख लेंगे ना, इस संडे को, या आराम से इस पर बात कर लेंगे। अभी जब जो चीज़ पढ़ रहे हैं ना उसमें ध्यान दीजिए, ये कर लेंगे एक बार। इस संडे को पक्का अपन इस पर अच्छे से बात कर लेंगे। क्लियर है? तो ये इस तरीके से एज्यूम मीन के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। सर चलो आपने इंडिविजुअल सीरीज बताया, आपने डिस्क्रीट सीरीज बताया, अब बताओ अगर सर
ये कंटिन्यूस सीरीज होगी तो क्या होगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3, 4, 7, 9, 5। अब कैसे करोगे, आपको क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स चाहिए। अब यहाँ पर एक्स तो क्या है, एक्स तो 0 से लेके 10 है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो मिड वैल्यू होती है उसको एक्स मान लेते हैं इनकी। अब क्या ये सही है क्या 100%? नहीं, सही तो नहीं है, लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं है। समझ पा रहे हैं बात? तो 0 से 10 के बीच में क्या हो गया, 5, 15, 25, 35। सर पूरा 100% सही क्यों नहीं है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो 0 से 10 के अंदर जरूरी नहीं है कि सारी वैल्यू 5 हो, 3 वैल्यू है 0 से 10 के बीच में, हो सकता है तीनों ही 9 हो, या हो सकता है तीनों ही 10 हो। समझ पा रहे हैं बात? तो इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन अपन मानते हैं कि मिड वैल्यू है। उसके बाद में क्या कर देंगे, सिग्मा एफ एक्स 5 त्रिया 15, 15 चौके 60, 25 इंटू 7 175, और 35 इंटू 9 315, और 45 इंटू 5 225। अब आगे आपको पता ही है कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ करना है। अगर करें सिग्मा एफ कहो या एन कहो, बात एक ही है ना। ये फ्रीक्वेंसी की जो टोटल है वही आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ जितने टोटल है। समझ पा रहे हैं बात? भाई 5 की फ्रीक्वेंसी 3 है, मतलब क्या है, ये ऐसा लिखना चाह रहा है 5, 5, 5। 15 की फ्रीक्वेंसी 4 है, इसका मतलब क्या है, ये क्या लिखना चाहता है, 15, 15, 15, 15। क्लियर है? तो इस तरीके से टोटल ऑब्जर्वेशन जो है वो कितने, वो सीधा इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स की बात करें तो 15 + 60 + 175 + 315 + 225 790 डिवाइडेड बाय 3 + 4 + 7 + 9 + 5 28। तो ये हो गया 790 डिवाइडेड बाय 28 29.2। इस तरीके से कैलकुलेट कर देंगे। तो तीनों समझे, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूस सीरीज। और दो मेथड है, एक तो सीधा है कि सारे को टोटल करो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करो, या फिर आप अज्यूम मीन से भी कर सकते हो, उसके अंदर ए कर देंगे। सर इन केस के अंदर क्या होगा, सेम वही होगा इसमें से, जैसे अज्यूम मीन से करना है तो उस केस के अंदर किसी को भी अज्यूम मान लीजिए, जैसे आप इसको 25 को अज्यूम मान लीजिए, तो उस केस में ये कैसे होता, मैं आपको ये बता देता हूँ एक, ताकि उसमें भी किसी को डाउट नहीं रहे। कैसे सर, जैसे एज्यूम मान लिया आपने 25, तो फिर क्या होगा, इस एज्यूम से डेविएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। एज्यूम से डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, पच्चीस से अगर 5 निकालें तो कितना हो गया, -20, और ये हो गया -10, 0, 10 और 20। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बीस इंटू 3 -60 -40 0 90 और 100। 190 -100 मतलब ये हो गए 90। तो उस केस में क्या हो जाएगा, 25 + 90 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, 28 है, तो डिवाइडेड बाय 28। तो 90 डिवाइडेड बाय 28 3.21। एक सेकेंड है ना, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया गया। 3.21 + 25 28.21, ऊपर इतना कैसे आ रहा है, सॉरी, यहाँ 100 बचेगा ना,
100, तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय 28, नहीं 90 बचेगा, सॉरी सही था, ये तो सही था, मैंने कहीं और गलती की है, मिस्टेक, एक सेकेंड है ना, 790 डिवाइडेड बाय 28, अच्छा यहाँ मैंने लिखा ही गलत है, 28.21 ही है। तो आप चाहे इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, दोनों से आंसर वही आएगा। क्लियर? एज्यूम मीन क्यों लेते हैं? ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए, इसको शॉर्टकट मेथड भी कहा जाता है। अब ये जो है अरिथमेटिक मीन बहुत ज़्यादा काम का है, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है वो सबसे ज़्यादा अगर होगा तो किसका होगा? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अरिथमेटिक मीन का। रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि सबसे पहले तो ये सारी वैल्यू को कंसिडर करता है। मीडियन जो है वो क्या करता है, अब जैसे 5, 6, 7, 8, 11, अब इसमें से जैसे 7 ही आ गया, अब इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता यहाँ 5 है कि यहाँ 5 की जगह 3 कर दो तो भी वही रहेगा, अगर इसकी जगह 2 कर दो तो भी मीडियन वही रहेगा। और यहीं पर अगर जैसे मोड है तो मोड के केस के अंदर अब जैसे ये 7 जो है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 7 की, ये मोड 7 हो गया, तो यहाँ 11 की जगह 13 कर दो, 15 कर दो, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। क्लियर है? तो इनसे ज़्यादा अच्छा कौन है? इनसे ज़्यादा अच्छा जो है वो मीन है, बेचारा सबका ध्यान रखता है। अगर एक भी वैल्यू में चेंज होगा तो इनमें चेंज आएगा। 5, 6, 7, 7 और 15 है, अब 7 की जगह 8 करोगे तो मीन चेंज होगा, 9 होगा तो मीन चेंज होगा। पहली बात तो ये सब वैल्यू का ध्यान रख के फिर जो है ये मतलब सब वैल्यू का ध्यान रखता है। एक भी वैल्यू में चेंज होगा तो मीन चेंज होगा। और उसके अलावा क्या होता है, जैसे इसके अंदर कई बार कुछ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं समझिएगा। पहले एक और बता देता हूँ आपको। कंबाइंड मीन क्या होता है? कंबाइंड मीडियन नहीं कैलकुलेट किया जा सकता, लेकिन कंबाइंड मीन कैलकुलेट किया जा सकता। जैसे ये एक सीरीज है, इसका जैसे मीडियन जो है वो 7 है। एक और सीरीज है जैसे 5, 6, 11, 25, 30, जिसका मीडियन जो है वो 11 है। अब इन दोनों सीरीज को साथ में बिठा देंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है इस 7 और इस 11 के नज़दीक में आएगा या मीडियन आएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैसा नहीं कर सकते। आपको अलग से इस सीरीज़ को वापस असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा और फिर कैलकुलेट करना होगा। जबकि मीन ऐसा नहीं है, मीन बेचारा थोड़ा और आसानी से कंबाइंड मीन भी कैलकुलेट हो जाता है। मान लीजिए मैंने ये शायद एक एग्जाम्पल लिया भी था, स्टूडेंट और इनके मेन मार्क्स हैं कि भाई ये क्लास ए है और ये क्लास बी है। इस क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट है और इनके जो अर्थमेटिक मीन मार्क्स है या एवरेज मार्क्स है वो कितने हैं? 7 है। इसके अंदर 20 स्टूडेंट है और इनके एवरेज मार्क्स जो वो मान लीजिए 5 है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्लास ए एंड बी को साथ में बिठाएं और टेस्ट लिया जाए तो बताओ उनके एवरेज मार्क्स कितने आएंगे। तो यहाँ पर अपन ऐसे पता कर सकते हैं, देखो इसमें 10 स्टूडेंट है और 10 के एवरेज मार्क्स जो वो 7 है। इसका मतलब क्या है, हर किसी के 7-7 नंबर है। अब एक्चुअल में तो हो सकता है किसी के 9 है तो किसी के 5 है, अल्टीमेटली सबके एवरेज कितने बन रहे हैं? 7 बन रहे हैं। तो टोटल मिला के इस क्लास के अंदर टोटल मार्क्स कितने हैं? 70। इनमें 20 स्टूडेंट है, हर किसी के 5 के हिसाब से टोटल कितने? 100। तो टोटल दोनों का अगर साथ बिठाओगे तो टोटल नंबरों का टोटल कितना हो जाएगा? 100 + 70 और स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 10 + 20। क्लियर है? तो इस हिसाब से ये कितना हो जाएगा? 170 डिवाइडेड बाय 30, 5.67। ये इस तरीके से इनका कंबाइंड मीन है जो कैलकुलेट किया जा सकता है। समझ पा रहे बात? अब समझिएगा मीन का मतलब क्या होता है। जैसे एक सीरीज है 5, 6, 11, 25 और 30, 5 + 6 + 11 + 25 + 30 डिवाइडेड बाय 5। अब इनका एवरेज जो 15.4 है। मतलब जैसे एक मान लीजिए 30 नंबर का टेस्ट था जिसमें से एक स्टूडेंट के ये है, सेकंड स्टूडेंट के नंबर ये है, थर्ड स्टूडेंट के नंबर ये है,
फोर्थ स्टूडेंट के नंबर ये है और फिफ्थ स्टूडेंट के नंबर ये है। ये पांचों के नंबर है, 5, 6, 11, 25 और 30। अब 15.4 है, मतलब क्या है, आप यूं भी कह सकते हैं कि इन सब के 15.4, 15.4, 15.4, 15.4, 15.4 नंबर है। क्लियर है? वैसे है तो नहीं, लेकिन क्या है, किसी के ज़्यादा है तो किसी के कम, अल्टीमेटली एक दूसरे को क्या करते हैं, कंपनसेट करते हैं। टोटल यहाँ भी कितना आ रहा है, इसका भी 77 है और इसका भी 77 है। क्लियर है? तो अर्थमेटिक मीन अपन फॉर्मूले से देखें तो सिग्मा एक्स अपॉन एन जो है वो क्या होता है, अर्थमेटिक मीन हो जाता है। तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करना हो एन बराबर तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स अपॉन एक्स बार कर लो। क्लियर है कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो वो इस तरीके से पता कर सकते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे से चेक किया जा सकता है। और सिग्मा एक्स पता करना है कि टोटल कितने, तो एन इंटू एक्स बार भी किया जा सकता है, ये यहाँ से गुना हो जाएगा वज्र गुण। प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहाँ पर oneexam.in नाम से सर्च कीजिएगा, ऐप मिलेगी, ऐप डाउनलोड करोगे, उसके अंदर नीचे की साइड के अंदर 5 कॉलम है, जिसमें से बीच का कॉलम जो वो स्टोर है, स्टोर के अंदर जाओगे तो आपको कोर्स मिल जाएंगे। क्लियर है? तो ये सारा चीज़ जो है वो इस तरीके से, जैसे एक क्वेश्चन पिछले से पिछले बार का जो कॉलेज लेक्चरर का जो एग्ज़ाम था उसके अंदर पूछा गया था कि भाई क्वेश्चन इस तरीके से था कि मंडे से लेके सैटरडे तक का अगर जो रेनफॉल है इनका एवरेज अगर किया जाए तो इनका एवरेज जो वो बैठता है 4.5, जबकि अगर मंडे से लेके संडे तक का, ये सैटरडे और ये संडे तक का रेनफॉल का एवरेज किया जाए, बारिश का जो एवरेज किया जाए, तो वो बनता है 7.5 mm। तो आप बताइए कि टोटल मिला के संडे को कितनी बारिश हुई। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रखा, बहुत एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन समझिएगा कि मंडे से लेके सैटरडे तक की जो बारिश हुई है उस बारिश का अगर हम एवरेज करें तो वो बनता है 4.5 mm। अगर मंडे से लेके संडे तक की जो बारिश है उसका एवरेज करें तो कितना आता है, 7.5 mm। तो आप बताइए कि संडे को कितनी बारिश जो है वो हुई है। क्लियर है? कैलकुलेट कीजिए भाई। तो देखो 6 दिनों का एवरेज कितना है, 4.5। तो 6 दिनों में मिला के टोटल बरसात कितनी हुई, 4.5 इंटू 6 कितना, 27 mm। और संडे को मिला दे तो कितना, 7.5 इंटू कितना हो गया, ये 7 दिन। अभी मंडे से लेके संडे तक का मतलब 7 दिन का, तो 7.5 इंटू 7 कितना हो गया, 52.5 mm। तो संडे की बारिश कितनी है, मंडे से लेके संडे तक का मिला के टोटल है 52.5 mm। और इसमें से लेस कर दें अगर मंडे से लेके सैटरडे तक का, तो बचेगा सिर्फ संडे का जो कि कितना है, 27 mm। तो ये कितना बचा, -27, ये बचा 25.5 mm। ये क्वेश्चन इतना फेवरेट है एग्ज़ाम में कि आप काफ़ी सारे पेपर देखेंगे तो उसके अंदर ये क्वेश्चन जो एज इट इज़ इसी तरीके से आपको मिलेगा। सही है भाई, यहाँ तक का समझ आ रहा है? यहाँ तक का समझ आ रहा है? क्लियर है? इसके बाद में क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी होती है, बहुत इसके मतलब यूँ समझिए कि गुणकारी बच्चा है।
होनार बिरवान, वो कहते हैं ना चिकने पात, ऐसा कुछ डायलॉग है, होनार बिरवान के हो तो न चिकने पात है, ऐसा कुछ पता नहीं। तो वैसे वैसे ये जो है वो काफ़ी मतलब गुणी है, इसके अंदर काफ़ी सारे क्वालिटीज़ है। क्वालिटीज़ क्या होता है, सबसे पहला तो है सिग्मा अगर आप करोगे एक्स माइनस एक्स बार का तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर आप करोगे सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर तो वो होगा हमेशा मिनिमम। एक जैसे और पहले क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, ये अपन थोड़ी देर बाद डिस्कस कर लेंगे, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। एक जैसे और क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया कि 5 स्टूडेंट्स के टेस्ट के एवरेज मार्क्स 9 हैं, जिसमें एक स्टूडेंट के 3 मार्क्स की जगह 13 को पढ़कर कैलकुलेट किया गया। बताइए सही एवरेज मार्क्स क्या है। समझिएगा, 5 स्टूडेंट थे, उनका टेस्ट लिया और उनका एवरेज मार्क्स जो कितना है, 9 है। इस 9 में उन्होंने क्या किया था, बेचारों ने गलती कर दी थी। एक के 3 नंबर थे, उसको गलती से उन्होंने क्या कर लिया था, 13 पढ़ लिया था। वो कह रहे हैं कि अगर उसको गलत नहीं पढ़ा जाता तो उस केस के अंदर उनके सही मार्क्स का जो एवरेज है वो क्या होता। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो 5 स्टूडेंट का उन्होंने एवरेज मार्क्स जो कितने 9 के हिसाब से, तो पाँचों का मिला के टोटल उनके नंबर कितने होंगे, 45। अब इसमें क्या कर दिया था, एक स्टूडेंट के 3 मार्क्स की जगह क्या कर दिए थे, 13 पढ़ लिए थे। तो 13 पढ़ लिए थे तो 13 ऐड हो रखे हैं, 13 को हटा दीजिए, जबकि ऐड कितने होने चाहिए थे, 3 होने चाहिए थे। तो कितना हो जाएगा इनका टोटल, 45 माइनस 13 प्लस 3 35। तो एक्चुअल अगर एवरेज निकालते तो आपका कितना आता, 35 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना आता, 7 मार्क्स। समझ पा रहे हैं बात, एक बार वापस बता देता हूँ। 5 स्टूडेंट का एवरेज कैलकुलेट किया जो कि आया 9 मार्क्स, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है इसमें एक गलती कर दी थी हमने, 3 की जगह 13 पढ़ लिया था। तो पाँचों का 9 एवरेज आया, मतलब कि पाँचों का मिला के टोटल मार्क्स कितने थे, 45 थे। अब इन्होंने क्या कर रखा है, इसमें 13 ऐड कर रखे हैं, जबकि 3 ही ऐड होना चाहिए था। तो 13 ऐड हो रखे हैं, उसको वापस हटा दो और 3 को ऐड कर दो, तो ये आ जाएंगे 35 आ जाएंगे। तो 35 डिवाइडेड बाई 5 के हिसाब से 7 मार्क्स आ जाएंगे। क्लियर है। अब इसमें क्या क्या खासियत है, तो पहला तो है कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार करोगे तो 0। सर क्या हमेशा आएगा, हाँ हमेशा आएगा। सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। चेक कर लो भाई, एक सीरीज है 5, 6 और 9, 10, छोटी सीरीज लेते हैं। इसका एवरेज कितना हो गया, 5 + 6 + 9 + 10 डिवाइडेड बाय 4। तो मीन आ गया 5, 6, 9 और 10। मीन जो है वो आ गया 7.5, क्योंकि इनका टोटल जो है वो कितना है, 30। अब अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, x माइनस एक्स बार, 5 माइनस 7.5 माइनस 2.5 माइनस 1.5 और 7.5 से 8 और 9, ये प्लस के 1.5 और ये प्लस के 2.5, अल्टीमेटली 0 आएगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें ऐसा क्या कारण है कि ये 0 हो रहा है। इसका कारण सीधी सी बात है भाई, ये चारों का एवरेज है, मतलब एक तरीके से हम तो यही कह रहे थे ना, चारों के 7.5 मार्क्स हैं। समझ पा रहे बात भाई, किसी के ज़्यादा है किसी के कम है, लेकिन अल्टीमेटली एक दूसरे कॉम्पनसेट करके बराबर कर रहे थे, तो ये हमेशा ही 0 आएगा।
अगर यहीं पर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करोगे तो ये जो आएगा अमाउंट वो क्या 0 आएगा क्या? नहीं, देख लीजिए, ढाई टू ढाई, ये हो गया 6.25, 2.25, 2.25 और 6.25, 2.25 इंटू 2 प्लस 6.5 प्लस 6.5, 17.5। सर ये क्या है? ये हमेशा मिनिमम होगा। मिनिमम कैसे? अगर आप कोई और संख्या से x माइनस करके उसका स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा इस 17.5 से ज़्यादा आएगा। सर हम कैसे मान लें? नहीं मानते हो तो आप कोई और दूसरी वैल्यू लेके उससे कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर आ जाए इससे कम तो मेरे को बता दीजिएगा। समझ पा रहे हैं बात? क्लियर है भाई? बात समझ पा रहे हैं? ये दो प्रॉपर्टीज आपको इसकी समझ आई। इसके बाद में इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर कांस्टेंट अमाउंट ऐड करो, चाहे लेस करो, चाहे मल्टीप्लाई करो और सब्सट्रैक्ट करो सीरीज से, तो मीन में भी वैसा ही होगा। सर मतलब जैसे सीरीज है आपकी 4, 5, 7 और 10, टोटल कितना होगा? 10 प्लस 7 17 प्लस 5 प्लस 4, ये हो गया 26। तो 26 डिवाइडेड बाय अगर करोगे 4, 26 डिवाइड बाय करोगे 4 तो मीन आता है आपका 6.5। अब अगर इस सीरीज के अंदर कोई भी कांस्टेंट अमाउंट जो वो ऐड कर दिया, जैसे आपने ऐड कर दिया 2, तो 4 प्लस 2 कितने हो गए? 6, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 10 प्लस 2 12, तो इसकी टोटल कितनी आ जाएगी? 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 12, ये हो गए 34। वो कह रहा है कि इस सीरीज का जो मीन आएगा, जो आपने कांस्टेंट अमाउंट जोड़ा है वो सीधा जोड़ दीजिए तो ये सीधा आ जाएगा। 2 है तो मतलब कितना आना चाहिए? 6.2 की जगह 6.5 की जगह 8.5। तो आप क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो, 34 डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए तो ये 8.5 आएगा। अगर कोई कांस्टेंट अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देते हो, जैसे मल्टीप्लाई कर दिया आपने 2 से, तो क्या होगा? ये भी है जो 2 से मल्टीप्लाई होगा। सर हम आपकी बात पे क्यों भरोसा करें? कोई बात नहीं, मत कीजिए, मैं आपको प्रूव कर देता हूँ। 4 इंटू 2 कितने हो गए? 8, 5 इंटू 2 10, 7 दूनी 14, 10 दूनी 20, कितने हो गए? 8 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 20, 52। ये कितना होना चाहिए भाई? 6.5 इंटू 2 कितना होना चाहिए? 13। चेक कर लो, 52 डिवाइडेड बाय 4, 52 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया? 13। क्लियर है? तो ये इसकी एक और प्रॉपर्टी के अंदर रहता है। अब इसको अपन पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या चीज़ है। तो देखो, सबसे पहले तो अर्थमेटिक मीन, आप चाहे तो इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, ये अपन देख चुके हैं फॉर्मूले किस तरीके से यूज होते हैं। ये एक और फॉर्मूला है डेविएशन मेथड, आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा। और ये जो है इसने एक चार्लियर चेक है कि आपने जो कैलकुलेट किया वो सही किया या नहीं किया, मतलब अर्थमेटिक मीन।
तो उसके लिए चेक होता है। वैसे ये कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। देखो इसने क्या कहा कि अगर आपने सही है तो फिर क्या होगा, एफ डी एक्स, डी एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार, जो भी है जो मीन वगैरह जो भी कैलकुलेट किया। अगर एफ डी एक्स जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, सिग्मा एफ डी एक्स प्लस 1 माइनस सिग्मा एफ। कुछ भी नहीं है, देखो सिग्मा एफ जो है वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एफ डी एक्स, और उसके बाद में एफ को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ हो जाएगा, उसमें से सिग्मा एफ जाएगा। तो ये इस तरीके से करता है। तो अल्टीमेटली ये सिग्मा एफ डी एक्स का एफ डी एक्स बनता है। बस ध्यान रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा, बाकी इसमें खास नहीं। कंबाइंड मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अपन देख चुके हैं कि भाई कंबाइंड मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले का जो मीन है मल्टीप्लाई कर दो पहले के नंबर, और दूसरे का जो मीन दूसरे के नंबर डिवाइडेड बाय दोनों के नंबर। भाई किए थे ना, दोनों क्लास साथ में बिठाई थे। तो पहली क्लास के जो स्टूडेंट थे उनका एवरेज मार्क्स जैसे 7 है, उसमें 10 स्टूडेंट है, और इसमें 20 है, और इसमें 5 है, तो इनको गुणा किया था और डिवाइड में क्या कर दिया था, 10 + 20 सारे इस तरीके से कर दिया। इसकी प्रॉपर्टीज, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार 0 होगा, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर मिनिमम होगा, नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन सॉरी इसको हटा दीजिए ना, यहाँ लिखा है अगर कोई दो सीरीज है उनको ऐड कर दो तो मीन भी जो है वो सारे के सारे उसमें ऐड हो जाएंगे। दो सीरीज है अगर उनको ऐड कर दोगे तो उनके मीन भी ऐड हो जाएंगे। जैसे 5, 6, 7 है, इसका मीन कितना आ रहा है, 5 + 6 + 7 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 6 आ रहा है। एक दूसरी और सीरीज है जैसे 7, 10 और 11, तो इसका जैसे मीन आ रहा है 7 + 10 + 11 कितना आ रहा है, 28 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो रहा है, 9.33। वो कह रहा है अगर दोनों सीरीज को ऐड कर दोगे तो उस केस के अंदर उनका जो मीन आएगा वो भी इन दोनों का मीन सीधा सीधा ऐड होगा। दोनों सीरीज अगर ऐड कर दोगे तो सीरीज क्या हो जाएगी, 5, 6, 7 ये पहली वाली, 7, 10 और 11 ये दूसरी वाली, कितने हो गए, 5 + 6 + 7 + 7 + 10 + 11, इनका टोटल हो गया 46। 46 डिवाइडेड बाई 6, 46 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा 7.66। क्लियर है। और ये सीरीज सीधी जोड़ दो, मीन जोड़ दे दो 6 + 9.33, तो बी। मीन सीधा नहीं जुड़ेगा, सॉरी, 6 + 9.33। इस मीन को भी क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। मतलब जोड़ेंगे कैसे, ये इन दोनों के मीन का क्या करेंगे, एवरेज लेंगे, 6 + 9.33 डिवाइडेड बाय 2। इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूँ। अगर दो सीरीज है उनको ऐड करेंगे, मीन आल्सो ऐड ज़्यादा प्रॉपर नहीं है, इसकी जगह अपन इसको अपनी लैंग्वेज में लिख देते हैं। If we add two series then their mean also get added। ये क्या कह रहा है, अगर दो सीरीज है और दो सीरीज को आप ऐड कर दोगे, ऐड कैसे कर दोगे, यहाँ पर अपन ने सीरीज को ऐड नहीं किया, देखिएगा ये ऐड नहीं है, ये सीरीज ऐड नहीं है। सीरीज ऐड कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। ये है 5, 7 और ये जो सीरीज थी, इस सीरीज को ऐड कर दो। इसका एवरेज कितना था, 5 + 6 + 7 का 6, और इसका कितना था, 28 डिवाइडेड बाय 3, इसका था 9.33। दोनों सीरीज को ऐड कर दो तो 7 और 5, 7, 5, 12,
16 और ये हो गए 18, तो ये हो गया 18 + 16 + 12 डिवाइड बाय 3, 15.33। तो ये भी क्या हो जाएगा, सीधा इनका टोटल कर दो मीन का। समझ पा रहे हैं बात, ये तो आसान सी बात है। और अगर एग्जाम में भी ऐसा कोई आ जाए कि ये प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो छोटा सा ऐसा एग्जाम्पल बना के चेक भी कर लीजिएगा। 2 सीरीज अगर एक में से दूसरे को सब्सट्रैक्ट करें तो मीन भी उसी तरीके से सब्सट्रैक्ट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ये 5 इसमें से प्लस की जगह या माइनस माइनस करके करते तो ये भी क्या, यहाँ पर भी क्या होता है, इनका मीन भी माइनस होता है। ये इनकी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं। मेरिट्स है इसका सिंपल है, सारी वैल्यू पे बेस्ड है, सर्टेन वैल्यू बताएगा, इधर उधर नहीं भटकेगा, इसकी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी है और स्टेबिलिटी है, मतलब ये चेंज नहीं होता है। डीमेरिट्स क्या है, इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू, मीडियन के वक्त ही कहा था कि एक मीन ही है जो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है। 5, 6, 7 इसका एवरेज मीन जो है वो 6 आ रहा था, अब इस 7 की जगह एकदम से जैसे कोई 70 वाला आ गया तो क्या हो जाएगा, 5 + 6 + 70 डिवाइड बाय 3, एकदम से मीन कितना हो गया, 6 से 27। एक एक्सट्रीम वैल्यू आके उसने सारा का सारा मामला ख़राब कर दिया। जैसे कॉलोनी है, उसके अपन मंथली एवरेज इनकम जो वो कैलकुलेट कर रहे थे, तो उसमें एक परिवार 2000 कमाता है, एक जो है वो 2500 कमाता है, एक 3000 कमाता है, तो इनका एवरेज जो आ रहा था वो 2500 आ रहा था। अब एक कोई बहुत पैसे वाला था जिसकी जो सालाना इनकम है, मंथली इनकम है जो वो 30 लाख है, वो आके यहाँ रहने लग गया, तो एकदम से इनका मीन जो वो क्या हो जाएगा, काफ़ी सारा चेंज हो जाएगा। तो 2000 + 2500 + 3000 + 3 लाख डिवाइडेड बाय 4, एकदम से कितना हो गया, 2500 से 76875। तो ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट हो जाता है। नॉन रिप्रेजेंटेटिव और अनरियल वैल्यू, ये जो है ये क्या कहता है, कई बार क्या होता है जो आप अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हो वो अनरियल हो जाता है। जैसे 2 फैमिली है, पहली फैमिली में 2 बच्चे हैं और जैसे एक कॉलोनी है, एक कॉलोनी के अंदर 3 परिवार रहते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट फैमिली, सेकंड फैमिली और थर्ड फैमिली। पहले परिवार में 2 रहते हैं, 2 बच्चे, दूसरे परिवार के अंदर 3 बच्चे और तीसरे परिवार के अंदर 5 बच्चे। किसी ने पूछा कि भाई एवरेज बच्चे कितने इनके, तो 5 + 3 8 + 2 10 डिवाइडेड बाय 3, तो कि हर घर के अंदर 3.33 बच्चे रहते हैं। अब बच्चे कोई पॉइंटों में होते हैं क्या, नहीं होते हैं, तो ये इस तरीके के अंदर। अब देखो डीमेरिट्स में तो अपने को इसको किसी भी तरीके से गंदा कहना है तो गंदा कह रहे हैं। डिफ़िकल्ट इन कैलकुलेशन, अब ऊपर इसको सिंपल लिखा है, डीमेरिट्स में ये भी कह सकते हैं। एरोनियस कैलकुलेशन जो है वो क्या होता है, देखो जैसे 2 प्लेयर हैं, ये प्लेयर 1 है और ये प्लेयर 2 है। प्लेयर 1 जो है उसने क्या किया, पहली पारी के अंदर 5 मैच खेले इन्होंने। एक ये मान लीजिए विराट कोहली है और ये पांड्या है। 3 मैच की सीरीज रखते हैं, 3 मैच की सीरीज थी जिसमें विराट कोहली ने पहले में 50 बनाए, दूसरे में 60 बनाए, तीसरे में 70 बनाए। पांड्या जो है उसने क्या किया, पहले ही मैच के अंदर इसने पहले ही मैच के अंदर 180 रन बनाए या 170 रन बनाए, दूसरे में 10 बनाए और तीसरे में 0 बनाए। मीन कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 + 60 + 70 डिवाइडेड बाय 3। इसके एवरेज आ रहे हैं 60 और इसका भी एवरेज आ रहा है 60। लेकिन आपको भी दिख रहा है कि विराट कोहली जो है वो कांस्टेंट प्लेयर है, वो हर मैच में खेल रहा है, तो आगे अगर कोई मैच हो तो उसमें इसको लेना ज़्यादा फायदे का है। पांड्या 1 में चल गया लेकिन 2 में नहीं चला, इसका कोई भरोसा नहीं है, तो इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा फिक्स नहीं है। तो एवरेज जो है वो तो क्या कर देता है, एवरेज तो एक एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट हो गया और वो वैल्यू जो वो एक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करती। या फिर कई बार क्या होता है, जैसे कंपनी में प्रॉफिट जैसे चेक किया तो एक कंपनी का प्रॉफिट है 50,000, 60,000 और 70,000।
इसका है पहले साल के अंदर इसने किया 1,70,000 का, दूसरे साल 10,000 का और तीसरे साल 0 मुनाफा। इसका एवरेज कितना है 60,000 और इसका कितना है 60,000। आपको देखने से क्या लगेगा, सिर्फ मीन देखोगे तो कि चाहे इसमें इन्वेस्ट करो चाहे इसमें इन्वेस्ट करो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर। जबकि ये कंपनी है जो स्मूथली इंक्रीज कर रही है और ये जो है ये घाटे में जा रही है, लेकिन ये जो है ये तो बराबर बता रहा है। तो ये इसका एक प्रॉब्लम रहती है। और रेशियो रेट्स वगैरह के परसेंटेज में ये जो मीन है वो यूज नहीं होता। जैसे अब ये जो है ये 60 है तो इसको 60,000 को आप इससे रेट वगैरह कुछ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो ये है अर्थमेटिक मीन के बारे में बेसिक चीज़ें कि क्या क्या होता है। इसके बाद में एक और आता है जैसे अपन कहते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन। कई बार क्या होता है कुछ चीज़ को कुछ अपन ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और उसके हिसाब से अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं। जैसे गुडविल कैलकुलेशन करनी हो तो उसके अंदर जब हम प्रॉफिट देखते हैं तो वहाँ पर प्रॉफिट कैसे देखते हैं कि भाई 1, 2, 3 और 4। अगर कंपनी का प्रॉफिट ऐसा है कि 50,000, 60,000, 40,000 और 50,000, एक कंपनी का प्रॉफिट ये और दूसरी कंपनी का प्रॉफिट जो है वो ऐसा है 50,000, 60,000, 70,000 और 80,000। पहली कंपनी में 50 से 60 हुआ, 60 से 40 हो गया, 40 से 50 हुआ। तो भरोसा नहीं पाँचवें में कितने का होगा, तो इसमें सबको वेट जो वो बराबर देना, एक एक देना सही है। लेकिन दूसरी कंपनी में देखो 50 से 60 हुआ, 50 से 60 हुआ, 60 से 70 हुआ, 70 से 80 हुआ। मतलब पाँचवें साल में ज़्यादा चांस है कि 80 से ऊपर की साइड में होगा। तो इसमें जो नया साल है उसको ज़्यादा वेट देना चाहिए। तो इस हिसाब से गुडविल में हम क्या करते हैं, इसको वेट ज़्यादा देते हैं। तो अपन 1, 2, 3, 4 इस तरीके का वेट देते हैं। अगर किसी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी हो तो उसको अलग ज़्यादा वेट देते हैं, कोई कम इंपॉर्टेंस देनी है तो उसको कम इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये वेट जो है वो क्या है, एक तरीके से ये वेट जो है वो वेट एक तरीके से फ्रीक्वेंसी ही है। वेट जो है वो क्या है, एक तरीके से फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेटेड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 50,000 इंटू वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रीक्वेंसी की जगह यहाँ वेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 50,000 इंटू 1 50, 60 इंटू 2 1 20, 70 इंटू 3 7 3 21, 2 10 और 8 4 32, 3,20,000। तो ये हो गया 50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2,10,000 प्लस 3,20,000, 7 लाख, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये 7 लाख डिवाइडेड बाय दोस्तों 70,000। तो ये क्या है, वेटेड अर्थमेटिक मीन। यूँ कहें तो जो सिंपल अर्थमेटिक मीन है वो भी वेटेड है, लेकिन उसमें वेट सबका बराबर है, एक एक है। क्लियर है? इस वजह से इसको वेट जो है इसमें सबका बराबर है, इसीलिए सीधा ऐड करके करते हैं। अगर वेट अलग देना है तो वेट अलग दे सकते हैं, तो वो एक तरीके से फ्रीक्वेंसी का काम करेगा। क्लियर है? तो ये है आपका अर्थमेटिक मीन। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है तो यहाँ तक बता दीजिए। क्लियर है भाई? नोट्स हमेशा छोटे बना के रखें। जैसे अब अर्थमेटिक मीन मेरे को पढ़ाना था तो मैंने क्या किया, बिल्कुल शॉर्ट करके इतना लिखा है। अब इतने से मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है कि इतना अगर मैंने बता दिया तो मैं इसमें से कोई भी पॉइंट इसके मामले में नहीं बोलूँगा, क्योंकि इतने पॉइंट है, ये चीज़ें मुझे ध्यान रखनी। तो ये जो है ये क्या है, शॉर्ट नोट्स। और ऐसे कैसे आप भी बनाए कि भाई इतनी चीज़ पढ़ लूँ तो मेरा ये चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो वो पॉइंट जो वो समरी नोट्स ज़रूर बने, एक अलग से नोटबुक रखें, उसके अंदर ये जो है सारे शॉर्ट लिखिए, एक छोटी नोटबुक रखिए
जितना सब्जेक्ट आप पूरा समझ के छोटा करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा, उतना आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और कोई डाउट हो तो बता दीजिए, नहीं तो अपन ये सेशन यहीं पर एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। और सॉरी, कोई है अगर डाउट तो वो मेरे को बता दीजिए। एंड करें सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें।